तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए सॉल्व करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराऊंगा जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट, जेआईसी प्रवक्ता भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद आप सबको मैं जीएस के 30 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा जो DSSB, एलटी ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कारवां, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुने हुए प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो चलिए, आज का जो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। चलिए, तो फटाफट जवाब दीजिए। यह प्रश्न आज आपका है, पहला प्रश्न है कि मेरे भीगे होने की चिंता मत करो, जानती हो इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। यहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। उस ऑप्शंस में देखिए लिखा हुआ है कालिदास, विलोम, निरपेक्ष और मातुल। आप जानते हैं कि कालिदास के जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना लिखी गई, कालिदास के जीवन पर। अब देखिए नाटक है किस प्रकार का। देखिए मुख्यतः नाटक कितने प्रकार का होता है। एक नाटक ऐसा होता है जिसमें मूल रूप से कथा ऐतिहासिक होती है, और एक कथा ऐसी होती है जिसमें कल्पित कथा होती है, और एक कथा ऐसी होती है जिसमें दोनों को मिला दिया जाता है, यानी कि वह कथा मौलिक भी नहीं रहेगी, ऐतिहासिक भी नहीं रहेगी, कल्पित नहीं रहेगी, तीनों को मिला दिया जाता है। तो यह कथा जो है जिसमें थोड़ी बहुत कल्पना भी है, थोड़ी बहुत ऐतिहासिकता भी है। तो ऐतिहासिक पुरुष कालिदास के जीवन पर आधारित यह नाटक है, जिसमें कालिदास के प्रेम प्रसंग को भी दिखाया गया है। और खास करके इसमें पात्रों के नाम भी आपको मालूम होने चाहिए कि कौन सा पात्र है। और लहरों के राजहंस बहुत महत्वपूर्ण है इनका। आषाढ़ का एक दिन बहुत बढ़िया नाटक है। देखिए आषाढ़ का एक दिन की रचना जो हुई, इसकी शुरुआत, यानी अगर इसका पहला पद आप पढ़ेंगे तो शुरुआत भी कहां से हो रही है, वर्षा ऋतु से हो रही है, और इसका अंत भी कहां पे हो रहा है, वर्षा ऋतु पे ही जाके हो रहा है। तो प्रेम की कथा है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत मेच्योर कथा है, लेवल है, बहुत बढ़िया है। कई आक्षेप भी इस रचना पर लगे हैं क्योंकि इस कथा का जो अंत हुआ है वो एक सस्पेंस से हुआ, यानी कि उसमें कुछ क्लियरिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर इस ग्रंथ के विषय में जिसको मालूम होगा, जिसने पढ़ा होगा, वो जवाब दे सकता है। क्या सवाल है? मेरे भीगे होने की चिंता मत करो, जानती हो इस तरह भीगना जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। तो देखते हैं जो लोग आए हैं सबका स्वागत है। कौन कौन आ गया है? निरुत्तम जी आ गए हैं, मीना, संयोगिता, आशीष, मनोज, प्रतिभा, सुप्रिया, रीता, अमित और अज्ञान राधे, संगीता, कामनी त्रिपाठी, सबका स्वागत है। चलिए फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। कामनी जी ने ए ऑप्शन सही बताया है कि भाई ये ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए बताइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ये पूरा का पूरा सेट आप लोगों के लिए। बताइए। तो मेरे भीगे होने की, अब देखिए चिंता मत करो, यानी कि कालिदास जो है वो सबसे अंत में आते हैं। कहां से आते हैं? और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई मेरे भीगे होने की चिंता आप लोग मत करिए। सपना जी आ गई हैं, स्वागत है आपका भी। चलिए फटाफट बताइएगा। चलिए एक बार आप सबका कमेंट्स देख लेते हैं हम। मेरे भीगे होने की चिंता मत कीजिए। कालिदास यहां पर जब प्रवेश करते हैं, कैसे हुआ समझिए। कालिदास एक बार छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, कश्मीर चले जाते हैं। वहां पर उनका, वहां के राजकुमारी से उनका विवाह करवा दिया जाता है। फिर क्या होता है, वो पुनः लौट के आते हैं और अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए।
जब वो वापस लौट के आते हैं तो वो भीगे होते हैं और बहुत तेजी से बारिश होती रहती है। तो इसीलिए ये कथन किसका है? कालिदास का है। अगला सवाल, हम जिएंगे, हरिण शावक जिएंगे, न एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे, हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। तो यह भी एक नाटक है उन्हीं का, उसी से लिया गया यह भी प्रश्न है। तो यह भी क्या है? कालिदास से। हम जिएंगे, हरिण शावक जिएंगे ना एक बाण से आहत होकर, हम प्राण नहीं देंगे, हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। अगला सवाल है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक नाटक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से होता है। यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए यह कथन किसका है? देखिए यहां पर जो ऑप्शंस हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, यहां पर आपके पास ये ऑप्शंस हैं, फटाफट बताइएगा। तो साथियों क्षमा करिएगा, आपके ही समय में से मैं 2 मिनट चुरा लेता हूं कॉफी बनाने भर का। वही कॉफी हमारी तैयार हो गई है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। बात आगे बढ़ाना मतलब लड़ाई झगड़ा करना होता, तो मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, यानी कि कथा को आगे बढ़ाता हूं। दरअसल नाटक की जब भी बात की जाती है, तो नाटक की बात जब की जाती है साथियों, तो इसमें एक बड़ा प्रश्न आता है कि रामचंद्र शुक्ल ने यह इसको विलक्षण क्यों कहा कि आधुनिक नाटक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। ठीक है, तो अब नाटकों की जब चर्चा चलती है तो नाटकों के विषय में थोड़े बहुत जो फैक्ट हैं वो हमको मालूम होने चाहिए कि नाटक कितने प्रकार का होता है, नाटक है क्या। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे कि नाटक क्या होता है। जो लोग जानते हैं वो कमेंट करके बताएं कि नाटक कितने प्रकार का होता है। कई बार मैंने आप सबको बताया है और इसी तरीके के प्रश्न भी आपके यहां बनते रहे हैं। देखिए महत्वपूर्ण नाटककारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र का बड़ा नाम है। अब यहां पर हिंदी में कई तरह के नाटक भी लिखे गए हैं, तो नाटकों को हम प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 2 भागों में इनको हम विभाजित करते हैं। तो उनका जो विभाजन किया जाता है रूपक और उपरूपक के रूप में किया जाता है। रूपक और उपरूपक, आपको कमेंट करके बताना है कि रूपक कितने प्रकार के होते हैं और उपरूपक कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपके यहां बनता है, बताइए। और कई बार नाटकों के उद्देश्य से भी प्रश्न पूछा जाता है, नाटक प्रकार पूछा जाता है, ये सारा प्रश्न बनता है। चलिए देखिए रूपक के जो भेद होते हैं ये कितने होते हैं? रूपक के भेद होते हैं 10 और उपरूपक के भेद कितने होते हैं? 18। इसमें मुख्य रूप से आपको मालूम होना चाहिए कि किसमें किस चीज की प्रधानता होती है। देखिए जो रूपक होते हैं इसमें रस की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? इसमें रस की प्रधानता होती है। और जो उपरूपक होते हैं इसमें भाव या नृत्य की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? भाव या नृत्य की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप समझ के रखिएगा। जो रूपक होते हैं इसमें किसकी प्रधानता होती है? रस की प्रधानता होती है। और उपरूपक में भाव यानी कि नृत्य की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? भाव या नृत्य की प्रधानता होती है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से समझिएगा, भाव या नृत्य की प्रधानता किसमें होती है। ठीक है, अब इसके बाद उपरूपक और देखिए यहां पर कुछ चीजें और समझने वाली हैं। क्या समझने वाली हैं? कि जो रूपक है इसमें कौन कौन आता है। तो सबसे पहला जो भेद होता है इसका नाटक ही होता है।
नाटक क्या है? यह रूपक इसका है। नाटक रूपक के अंतर्गत एक भाण आता है। जैसे हम लोगों ने कल भारतेंदु हरिश्चंद्र का पढ़ा था, तो भाण जो होता है इसमें एक ही पात्र होता है। इसमें क्या होता है? पात्र की संख्या एक होती है, इसलिए एक पात्रीय नाटक कहा जाता है। ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारा अंक होता है इसी में। रूपक के अंतर्गत ही एक नाटक का ही रूप है, रूपक है, जिसको अंक कहा जाता है। और इस अंक में भी एक ही पात्र होता है। अंक में भी क्या होता है? एक ही पात्र होता है। वीथी, वीथी बहुत महत्वपूर्ण है। वीथी जो होता है, वीथी में कितने पात्र होते हैं? तो साथियों, वीथी जो है इसमें एक अंक होता है। वीथी जो होता है, वीथी, वीथी में क्या होता है? एक अंक होता है। तो पूछा जाता है कि रूपक के कितने भेद होते हैं? तो रूपक के कुल 10 भेद होते हैं, उपरूपक के 18 भेद होते हैं। अब इसमें जैसे और भी पूछा जाता है कि रासक जो होता है, रासक में क्या खास बात होती? तो रासक क्या है? यह उपरूपक है। और रासक या लास्य रूपक इस क्या होता है? इसमें अंक एक होता है। ध्यान रखिएगा, कितने अंक होते हैं? इसमें अंक जो होता है एक होता है रासक में। और रासक की एक और खास क्या बात है कि इसका जो पात्र होता है, पात्रों की संख्या इसमें 5 होती है। 5 पात्र होते हैं। और इसका जो नायक होता है, नायक हमेशा मूर्ख होता है। नायक किस से होता है? मूर्ख होता है। ठीक है। तो रासक 5 होते हैं। और ये क्या है? इसमें कुल एक अंक होता है, 5 इसमें पात्र होते हैं। और नायक इसका कैसा होता है? वो मूर्ख होता है। ठीक है। यहां जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक नाटक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। रामचंद्र शुक्ल। अगला सवाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्याय को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। भारतेंदु के संबंध में कथन किसका है? भारतेंदु के संबंध में यह कथन किसका है? जल्दी से बताइए। तो काफी महत्वपूर्ण है यह भी कथन। जल्दी जल्दी बताइए, काफी महत्वपूर्ण है। बीथी में एक बात, अच्छा ठीक है। अब यहां देखते हैं किसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न संख्या 4, बाबू ब्रजरत्न दास, बाबू ब्रजरत्न दास का यह कथन है। उन्होंने कहा था कि नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। अगला सवाल, भारत दुर्दशा नाटक किस प्रकार का है? अभी भी हम लोगों ने चर्चा किया था, बहुत सारे नाटकों के प्रकार पर चर्चा किया था। तो यहां बताना है कि भारतेंदु का जो नाटक है भारत दुर्दशा, यह किस प्रकार का नाटक है? भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है? तो हम लोग ने कल इस नाटक के विषय में चर्चा किया था। यह नाट्य रासक या लास्य रूपक है। ठीक है। यह क्या है? नाट्य रासक या लास्य रूपक है। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह भी। चलिए आगे बढ़ा जाए। नाट्य रासक क्या होता है? नाट्य रासक जो होता है इसका नायक उदात्त होता है। और इसमें पात्रों की संख्या 5 बताई गई है, लेकिन कई बार इसके पात्र जो हैं वो नहीं भी इस तरह से माने जाते हैं। ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 5 का 6। अंधेर नगरी नाटक के अंकों को क्रम से लगाइए। कल ही मैंने आप सबको अंधेर नगरी नाटक पढ़ाया था पब्लिक में आके। देखिए, अंधेर नगरी आपके यहां सिलेबस में हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अंधेर नगरी सबको पढ़ लेना चाहिए। चंद्रगुप्त पढ़ लेना चाहिए। कुछ नाटक ऐसे हैं जो पढ़ ही लेना चाहिए आपको। तो अंधेर नगरी जो नाटक है इसके क्रम बताइए। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो बाह्य प्रांत से होती है। बाह्य प्रांत से सीधा जो गुरु होते हैं वो चले जाते हैं और शिष्य कहां जाते हैं? बाजार में आ जाते हैं। बाजार का वर्णन हो जाता है।
बाजार के बाद सीधे किसका वर्णन होता है? राजसभा का वर्णन होता है, और राजसभा के बाद फिर अरण्य का और फिर स्मशान का वर्णन होता है। अब बताइए क्या ये ऑप्शन 6 का पहला सही है या नहीं सही है? एकदम सही है। सबसे पहले बाह्य प्रार्थना आता है जिसमें चेला और गुरु बैठ के बात करते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि गुरु उनको छोड़ के चले जाते हैं, चेला टके शेर भाजी टके शेर खाजा खरीदने के लिए बाजार में चला जाता है। बाजार के बाद सीधा दृश्य आता है राजसभा का, जहां पर कल्लू मिस्त्री का जो है बकरी दब के मर जाती है दीवार के नीचे। फिर वहां से क्या होता है, सीधा अरण्य में आते हैं। अरण्य में जहां पर ये चेला जी बैठकर बढ़िया खाते रहते हैं, तो इनको पुलिस उठा ले जाती है और फिर सीधा शमशान में ले जाया जाता है, जहां पर सबको फांसी होती रहती है। तो इस तरह से इनका क्रम है 6 का ए। हिंदी नवोत्थान। हिंदी नवोत्थान आंदोलन के धर्म और साहित्य संबंधी दो प्रमुख पक्षों का भारतेंदु अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ गए हैं। वास्तव में हिंदी प्रदेश व भारतवर्ष ही नहीं वरन समस्त पूर्वी संसार के अलसाए जीवन में नवीन चेतना और स्फूर्ति उत्पन्न करने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? देखिए यहां पर एक कथन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या डॉक्टर नगेंद्र का। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है यह भी, तो चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा 7वें नंबर का। देखिए यह कथन किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का संबंध इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है, वहां के चोटी भी रह चुके हैं। यहां पर क्या है कि हिंदी नवोत्थान आंदोलन के धर्म और साहित्य संबंधी दो प्रमुख पक्षों पर भारतेंदु अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ गए हैं। वास्तव में हिंदी प्रदेश व भारतवर्ष ही नहीं वरन समस्त पूर्वी संसार के जीवन में नवीन चेतना और स्फूर्ति उत्पन्न करने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में कथन लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। अगला सवाल, यहां आपको बताना है संगत कथन। क्या बताना है? संगत कथन बताना है, यानी इसमें ज्यादातर कथन गलत होंगे, एक सही होगा। संगत कथन, वंशीधर का ससुराल बनारस में है। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। नवल किशोर विचारने लगे कि इनके इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों को बैठने के लायक नहीं होती। वंशीधर गाड़ी की पालकी लाए और असबाब रखा। अब देखिए थोड़ा सा कल्पना करिए कि अगर आपने कभी इस रचना को पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये कहां से ली गई कहानी है, कहां से ली गई रचना है। आपके यहां केमिस्ट्री गुड पढ़ाई जाती है? हाँ जी, धन्यवाद आपका। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, पूछ रहे हैं तब भी आप जान जाइए कि महेश सर आपको पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। चलिए बताइए, देखिए इसमें कथन जो है, सही कथन तो यही है कि वंशीधर का ससुराल कहां है? बनारस में। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि यह बनारस से इलाहाबाद तक की यात्रा है। ठीक है, इलाहाबाद से बनारस, बनारस से इलाहाबाद तक की रास्ता है, और इसमें थोड़ा बहुत पंजाबी के शब्द भी आपको मिलेंगे, थोड़ा मजाक भी मिलेगा। कुल मिलाकर यह किसकी रचना है? दुलाई वाली की है। ठीक है, दुलाई वाली। अब देखिए दुलाई वाली जो रचना है यह किसकी है? सेवा सदन से नहीं है, दुलाई वाली है। देखिए दुलाई, पहले क्या होता था, धुलाई करने के लिए जो सर्फ मिलता था, साबुन मिलता था, उसका न्यूनतम कीमत 5 रुपए थी। अब उसमें 2 रुपए जोड़ दीजिए, तो यानी धुलाई करने के लिए आपको 7 रुपए लगेगा 1907 में। इसे हिंदी की पहली कहानी भी कहा जाता है। अब दुलाई वाली कहानी है किसकी? ठीक है, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, इस तरह की कहानियां किसकी है? तो यह है बंग महिला की। किसकी कहानी है? बंग महिला, यानी जिसे हम राजेंद्र बाला घोष के नाम से जानते हैं, बंग महिला की। तो यह रचना आपकी राइट हो जाती। अगला सवाल, वंशीधर इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? चलिए बताइए। तो यहां पर ऊंचा होने के कारण चढ़ने में समस्या होती है और पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। देखिए आज की जो धारणा है कितना बदल गई है दुनिया। पहले क्या होता था कि पुरुष अपने स्त्री के ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं करता था, विश्वास की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। अभी एक फिल्म आई लापता लेडीज, जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनको कहूंगा कि जरूर देखें। वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, बहरहाल फाइनल में वो
हट गई, नहीं फाइनल हुई। उस फिल्म में देखिए कि बेचारी दुल्हन विवाह करके आ रही थी, घूंघट यहां तक निकाली है, दो दुल्हन यहां तक दो घूंघट निकाल के बैठी थी और रास्ते से ही दुल्हन की अदला बदली हो जाती है। भारत में ऐसी परंपरा है कि जहां पर पुरुष जो है वो अपने स्त्री के ऊपर भरोसा नहीं करता, बहुत कम करता है। तो ये बता रहे हैं कि इक्के की सवारी के लिए वही दुलाई वाली कहानी से ही है कि दुलाई वाली कहानी में कहते हैं कि भैया ऐसा है कि अगर एक तो ऊंचा होता है तो चढ़ेंगी कैसे स्त्रियां, क्योंकि उनका पहनावा उस तरह का होता है, और दूसरा है कि या तो पूरा बुक कर लीजिए, नहीं बुक कर रहे हैं तो आपको पता नहीं किस पुरुष के साथ बैठना पड़ेगा। तो इस तरह का जो है, तो यहां पर ए और एक और दो बी ऑप्शन। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूं कि मैं तुम्हें घृणा करती हूं, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूं, अंधेरे में जलदस्यु तुम्हें प्यार करती हूं, किस पात्र का कथन है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, देखा है आपने, बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ फिल्में भी आप सबको देखते रहना चाहिए। देखिए यहां पर कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए, मतलब आपको आना ही आना चाहिए उस रचना के विषय में। अब जलदस्यु की कथा एक नाटक में है, और नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का नाटक। साथियों जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं वो सारे नाटक आप सबको याद होने चाहिए, ठीक है, सारे नाटक। अब उनके नाटकों में देखिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया नाटक उन्होंने लिखे हैं। राजश्री उनका बहुत बढ़िया नाटक है, सज्जन, कल्याणी और राज विशाख, अजात शत्रु, ये सारे हैं। यहां पर क्या है कि ये क्या है, जलदस्यु की कथा कहां आपको मिलती है? आकाश द्वीप में मिलती है। कहां मिलती है? आकाश द्वीप में मिलती है। आकाश द्वीप क्या है? कहानी है, नाटक है, या उपन्यास है? बताइए। कुछ लोग सही जवाब दे रहे हैं, बड़ी खुशी होती है कि आप लोग पढ़ते रहते हैं। बताइए। पुरस्कार कहानी, हाँ वो भी अच्छी है, एकदम सही बात है। दरअसल ये आकाशदीप कहानी में है और इसकी नायिका कौन है? चंपा है। मतलब इसमें बड़ा ऐसा मौका आ जाता है कि प्रेमिका जो है वो अपने प्रेमी के विषय में जब ये जान पाती है कि इसने मेरे पति की हत्या की है, सॉरी पिता की हत्या की है, तो जयशंकर प्रसाद ने ऐसी रचनाएं लिखी हैं कि उससे प्रेम करवा रहे हैं, उससे प्रेम की बात चल रही है जिसने नायिका के पिता की हत्या की है। इस प्रकार की कहानी बनाते हैं वो। यहां आकाशदीप कहानी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जयशंकर प्रसाद की है, और इस जो कथन है वो चंपा का है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह कथन किस पात्र का है? नायक, चंपा, बुद्धगुप्त, या प्रहरी? बताइए। देखिए आकाशदीप जो कहानी है, चंपा के पिता पोत के मालिक मणिभद्र के यहां प्रहरी का काम करते थे। मां की मृत्यु के बाद पिता के साथ पोत में रहने लगी। जलदस्युओं ने पिता की हत्या कर दी और मणिभद्र ने चंपा को बंदी बना लिया। बुद्धगुप्त क्या है? एक जलदस्यु है, वह चंपा को नवीन द्वीप पर पहुंचाने के साथ रहता है। वह चंपा और खुद को मणिभद्र के चंगुल से आजाद करवाता है। बुद्धगुप्त अपने मन में चंपा के लिए प्रेम जाहिर करता है। इस कहानी में पोतनायक और जया भी कुछ पात्र हैं। इसका प्रकाशन सन 1929 में हुआ था और यह इनका तीसरा कहानी संग्रह है, और इस कहानी संग्रह में कुल 19 कहानियां संकलित हैं। यहां पर कथन है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह कथन किसका है? तो स्वाभाविक है कि यह भी कथन चंपा का है। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? इतिहास दिवाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। बताइए। बहुत बढ़िया मनोज जी। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी को किस उपाधि से
सम्मानित किया गया, तो इतिहास दिवाकर से इनको सम्मानित किया गया है। अगला सवाल, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किस पात्र का संपादन किया? तो इन्होंने समालोचक, पात्र यहां लिख गया है, ध्यान रखिएगा, पत्र, किस पत्र का संपादन इन्होंने किया था? तो समालोचक पत्र का संपादन इन्होंने किया था। दरअसल आगरा से प्रकाशित होता था। चंद्र शर्मा गुलेरी ने साल 1902 में इसका संपादन किया। यह पत्रिका साल 1902 से 3 तक प्रकाशित हुई। सरस्वती, नागरिक प्रचारणी और इंदु जैसे पत्रिकाओं के समान ये बहुत महत्वपूर्ण पत्र था। और ठीक है, तो यहां पर आपने इसके विषय में जाना। स्थापना, मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है, क्योंकि इससे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। देख लेते हैं कि यह मिथक होता क्या है, मिथक किसे कहते हैं। दरअसल मिथ, मैथोस शब्द या मिथ शब्द होता है। मिथ का मतलब होता है झूठ, यानी कि जो हमारे विश्वास पर ही खरा उतरता है, जिसका कोई हमें ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है। जैसे रामचंद्र का जन्म हुआ, श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह का जन्म हुआ, या अल्लाह की कुछ कथाएं, या ईसा मसीह की कुछ कथाएं कि उन्होंने ये रॉकेट उड़ा दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। तो ये जो भी कथाएं हैं, इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? मिथ के अंतर्गत रखते हैं, मिथक के अंतर्गत रखते हैं। और इससे जो साहित्य बनाया जाता है, इस आधार पर जो साहित्य लिखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मिथक कहते हैं। तो मिथक के विषय में सवाल है 14 नंबर का। चलिए देखिए, यहां पर मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। एकदम सही बात है, सामूहिक जीवन है। मान लीजिए हिंदू का सामूहिक जीवन है, तो विश्वास करते हैं वो राम के ऊपर, क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है, एकदम व्यापक आधार प्राप्त होता है। अब अगर ये कोई कह दे कि राम ने अयोध्या में जन्म नहीं लिया था, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो लोग जान ले लेंगे। क्यों? क्योंकि जो है वो उनके सामाजिक स्तर पर विश्वास का ये व्यापक आधार है। भले ये मिथक है, लेकिन उनमें सबका विश्वास उस पर होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना, उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है, क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई है और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया है। देखिए देखिए, एकदम प्यारा सा प्रश्न है। देखिए हो क्या रहा है कि आदमी एकदम से कृत्रिम बनता जा रहा है, रोबोट बनता जा रहा है। आप सोचिए, आप अपने ऊपर ले लीजिए, मैं आपको खुद के ऊपर कह रहा हूं कि आप महसूस करिए। आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, आप और आपकी माताजी, आप माताजी और आप दो लोग घर में हैं, ठीक है। माताजी नहीं है, आपकी पत्नी है। तो पत्नी या माता दोनों में से कोई एक है जो बीमार पड़ गई है, ठीक है। आपके पास खूब सारा पैसा है, आपने बहुत अच्छी अच्छी दवा ला दिया, खूब अच्छे पकवान बनवा दिए, खूब अच्छा सा खाना करवा दिया, और माता जी ने कहा कि बेटा थोड़ा सा पानी देना। तो आपने क्या कहा? नौकर से कहा, मम्मी पानी मांग रही, दे देना। मम्मी दवा मांग रही, दवा दे देना। और माता जी यहां लेटी हैं, और नौकर आया इस मेज पर, क्या किया कि पानी की बोतल रख दिया और दवा रख के चला गया, ठीक है। पत्नी भी मान लीजिए आपकी बीमार है, आप तब भी आपने यही किया। यानी कि जब आप बीमार थे, तो उसी पत्नी ने या माता जी ने आपको बढ़िया से उठाया, कंधे के पीछे हाथ लगाया, सर में हाथ लगाया, आपके होठों तक लगाई, दवा निकाल के आपको थमाई, दवा भी खाने लायक नहीं थे, मुंह में डाला। मतलब जो भी स्थिति थी, उन्होंने इस तरह से आपको किया, और आप बहादुर अपने आप को समझते हैं क्या करके कि आपने मेज पर पानी रखवा दिया। ये इस तरह से हम कृत्रिम हो गए हैं। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है। इस तरह से और बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं कि हमें अपने मां बाप की सेवा करने में, हमें अपने मां बाप के पैर दबाने में बहुत शर्म आती है। ऐसा लगता है कि इससे शर्मिंदा करने वाला कोई काम ही इस दुनिया में नहीं है। बाकी तो और भी कथाएं हैं। तो इस तरह का यह कथन है कि उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीकी जो है मनुष्य की शत्रु है। उत्तर आधुनिकता क्या कहता है कि वास्तव में जो तकनीक है वो मनुष्य की शत्रु है, बहुत तरह से शत्रु हमारे लिए है।
क्योंकि ये इसमें मानव के नैसर्गिकता समाप्त हो गई और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया है। एकदम सही बात है, जो हमारे अंदर की नेचुरलिटी थी वो समाप्त हो गई है, हम प्रकृति से एकदम अलग हो गए। देखिए ब्रह्मास्त्र बैच जो है उसमें केवल रिकॉर्डेड क्लास ही चलती है। आदिकाल और भक्तिकाल 2 चैप्टर आपके पढ़ाए गए हैं पब्लिक क्लास में, वो भेज दिया गया है। इसके बाद उसमें व्याकरण का जो है रिवीजन करवाया जाएगा, और अभी 2-3 दिन बाद फिर उसमें रीतिकाल का करवाया जाएगा। तो रेगुलर क्लास उसमें नहीं चलेगी, अभी धीरे धीरे रुक रुक के चलेगी। भक्तिकाल तक पढ़ा दिया गया है, क्योंकि आपको भी मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगा तो आप कहेंगे बताइए सर आपने इतना जल्दी खत्म कर दिया, जबकि वो बैच 1 महीने का था। तो पेपर के हिसाब से उसमें पूरे कोर्स का रिवीजन करवाया जाएगा। आप बहुत जल्दबाजी न मत मचाएं, अगर जल्दबाजी करेंगे तो 1 महीने में पढ़ा के सब खत्म कर दूंगा। मैं पैटर्न और समय के अनुसार उसमें धीरे धीरे आपको रिवीजन करवाता रहूंगा। चलिए अब यहां बात कर रहे थे, तो दोनों कथन आपका सही है। अगला सवाल, स्थापना, संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। यह धारणा आज तक चली आ रही है, क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। देखिए यहां पर एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा, यहां पर इस तरह का 1 या 2 प्रश्न स्थापना और तर्क से संबंधित आपके यहां पूछा जाएगा। चलिए अब ये 16 नंबर का सवाल है, बताइए। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। कविता का संबंध कल्पना से यथार्थ से नहीं, यह बात गलत है। कुछ कविताओं का संबंध कल्पना से भी है और कुछ कविताओं का संबंध यथार्थ से भी है। स्थापना, काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है, क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं। बताइए। देखिए काव्य की आत्मा रस है, देखिए इस पर बड़ा विवाद रहा कि काव्य की आत्मा क्या होगा और काव्य का शरीर क्या होगा। तो काव्य जितने भी संप्रदाय आए, 6 संप्रदाय आए, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ये सारे संप्रदाय अपने आप को काव्य की आत्मा घोषित करने लगे। ठीक है, और इसी में से एक को रस की आत्मा मानकर बाकी को काव्य का शरीर मानना पड़ा। जैसे अलंकार है, तो अलंकार काव्य की आत्मा तो हो नहीं सकता है, ये तो काव्य का शरीर ही हो सकता है, क्योंकि बाहरी आवरण को सजाने का काम करता है। तो ऐसे ही, क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं, यहां पर बात की गई है कि काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है, क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं। गुण क्या करता है, रस को उपकार करता है, यानी उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इस तरीके से ए और आर दोनों सही है। सी, खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए यह चरित काव्य का एक विशेष भेद है। ध्यान रखिएगा। देखिए खंड काव्य क्या होता है, खंड काव्य काम क्या करता है कि जीवन के किसी एक भाग पर अपनी बात रखता है। जीवन का एक भाग क्या हो गया, मान लीजिए आपने राम के विवाह को ही आधार बना के एक कथा लिख दी, या रावण के वध को लेकर, तो पूरे जीवन की घटनाओं को छोड़कर किसी एक भाग को आधार बना के जब आपने सब कुछ कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, खंड काव्य कहते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि खंड काव्य क्या करता है कि जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत करता है, जीवन के किसी एक भाग को प्रस्तुत करता है, इसलिए यह चरित काव्य का एक विशेष भेद है। तो यह चरित काव्य का भेद नहीं होता है। ठीक है, विशेष भेद तब होगा जिसमें जीवन के संपूर्ण भाग का वर्णन किया जाएगा। तो इसलिए ए सही है और आर जो है वो गलत है। ए सही है और आर गलत है। यहां क्या करना है, भोलियों सॉरी भोली कह रहा हूं, बोलियों के साथ मिलान करना है। चलिए करते हैं। बोलियां, क्षेत्र, ये कुछ बोलियां हो गई, उनके क्षेत्र हो गए, बोलियां और उसके क्षेत्र हो गए। मिलान करते हैं। पांगरू, पांगरू, कुमायूनी, भोजपुरी। अब देखते हैं इसका क्षेत्र बताना है।
फटाफट लगाइए। बांगरू जो है वो रोहतक में बोली जाती है, हरियाणवी का है। मायोनी, ठीक है, कुमाऊनी। अब ये स्वाभाविक है कि ये उत्तराखंड में अल्मोड़ा में बोली जाती होगी। भोजपुरी, तो एक गाना है, बलिया हिले छपरा हिले, सुना है आप लोगों ने? तो गाना अगर याद रखिए तो छपरा याद हो जाएगा। और खड़ी बोली का जो केंद्र है वह मेरठ है। तो खड़ी बोली का केंद्र क्या है साथियों? तो खड़ी बोली का आपके केंद्र है मेरठ। यहीं से खड़ी बोली का जन्म हुआ है, ठीक है। तो केंद्र भी है ये, और खड़ी बोली मेरठ में बोली भी जाती है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया ऑप्शन ए। अगले सवाल पे, अगला सवाल है, रचना लेखिका और रचना और लेखिका के साथ इसका सुमेलन करना है। बताएं। आपका बंटी मन्नू भंडारी की रचना हो गई, ठीक है। उसके बाद मन्नू भंडारी आपका बंटी, 55 खंबे लाल दीवारें, ये उषा प्रियंवदा की रचना हो गई, इन्हीं की है। बेघर ममता कालिया आवा चित्रा मुदगल, यही सही है? एक बार बता दें आप सब, यही सही है? आगे बढ़ा जाए। बी, ठीक है। 21 का, 21 का जो है काव्य पंक्तियां और उसके रचनाकारों के साथ उसको सुमेलित करना है। तो 4 3 2, अब एक बार इसकी काव्य पंक्ति देखते हैं। दोनों ओर प्रेम पलता है, महादेव वर्मा को हो गया। धिक जीवन जो पाता है या विरोध निराला का हो गया। परहित सरस धर्म नहीं भाई तुलसीदास का हो गया। बीन हूं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है इसमें, फिर से देखते हैं। ये बीन भी हो तुम्हारी रागिनी भी महादेवी वर्मा की है। और मुझे लग रहा है कि इसमें दोनों ओर प्रेम पलता है, इसका ऑप्शन एक और होना चाहिए था। चलिए इस प्रश्न को छोड़ते हैं। इसका देखता हूं, मुझे लग रहा है कि इसमें 5 ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि कुछ में जो है ये 5 भी दिख रहा है, तो पांचवा ऑप्शन इसमें दिख नहीं रहा है मुझे। अगला सवाल, यहां पर सूची को सुमेलित करना है। हाँ, क्या है? शब्दार्थो सहितो काव्यम तददोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम।
देखिए इसका ट्रिक है, बहुत मजेदार, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, ट्रिक है, देखते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही क्या होता है, काव्य होता है। और यह साहित्य दर्पण से लिया गया है। कहां से लिया गया है? साहित्य दर्पण। और साहित्य दर्पण किसकी रचना है? विश्वनाथ की। ठीक है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जब आप विश्वनाथ के यहां दर्शन करने जाते हैं तो क्या होता है, आपको रस की बहुत प्राप्ति होती है। रस, खूब रस मिल जाता है, रस गंगाधर हो जाते हैं आप। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। देखिए जो रमणीय है, जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो देखने में बहुत ही ज्यादा रमणीय है, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। 200 शब्दार्थ सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। अब यहां पर मैंने आपको कुछ ट्रिक बताया था कि जिस ट्रिक से अगर आप इसको याद करें तो ये कभी नहीं भूलेगा। शब्दार्थो सहितो काव्यम, भामह को मैंने आपको बताया था कि मामा समझ के याद रखना है। ठीक है। तो मामा के यहां आप जाते हैं तो आपसे शब्दार्थ पूछा जाता है। छोटे बच्चे जब अपने मामा के यहां जाते हैं तो उनसे शब्दार्थ पूछा था, बताओ बेटा इसका शब्दार्थ। तो इस तरह से। और यहां पर क्या है, तद 200 शब्दार्थो सगुणावलंकृति क्वापि। मम्मट को हम लोगों ने क्या समझ के पढ़ा था? मां समझ के पढ़ा था। ठीक है। तो मम्मी क्या करती है, आपके दोषों पर जो है आपको डांटती हैं और बार बार पूछती हैं कि बताओ और गलती करो, बताओ करोगे, पुनः क्वापी। तो यहां पर अगर इस ट्रिक से इसको याद रखें तो शब्दार्थो सहितो काव्यम भामह शब्दार्थो तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। मम्मट का रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्य शब्द काव्यम जगन्नाथ का, और वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह किसका हो गया? विश्वनाथ का हो गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस लेखक का गद्य सर्वाधिक प्रौढ़ और परिमार्जित है? सबसे ज्यादा प्रौढ़ और परिमार्जित है तो राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी गद्य के प्रथम उन्नायकों में से उस लेखक का नाम बताइए जिसकी गद्य शैली का परिवर्तित गद्य लेखकों द्वारा अनुकरण और विकास किया गया। पंडित सदल मिश्र, जानते हैं पंडित सदल मिश्र, नासिक उत्तोपाख्यान वाले। यानी कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसके दौरान जो भी गद्य के परिमार्जन के लिए काम कर रहे थे उसमें एक बड़ा नाम है पंडित सदल मिश्र का। मुंशी सालना खां द्वारा प्रयुक्त भाषा की विशेषता क्या है? यह हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी भाषा किस प्रकार से थी। देखिए मुख्य तौर पर ये इनकी भाषा में उर्दू देखने के लिए मिलता था, और जिसकी वजह से मुहावरे भी इनकी भाषा में मिलते थे, चुलबुली थी, और रंगीन भाषा का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता था। तो 25 का बी। लल्लूलाल के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम सागर के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? यानी यहां पर आपको बताना है प्रेम सागर के विषय में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। देखिए अब यहां पर देखते हैं कि इनकी रचना फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट के प्रेरणा से की गई। ठीक है, यह बात एकदम सही है। इसका गद्य ब्रज भाषा से इतना प्रभावित है कि उसका आगे विकास नहीं हो सका, यह भी एकदम सही बात है। इसकी रचना पाठ्य पुस्तक के रूप में की गई, यह भी एकदम सही बात है। इसकी भाषा प्रौढ़ और अत्यंत परिमार्जित है। तो देखिए इसकी भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित नहीं है, यह राइट आंसर आपका हो जाएगा। लल्लूलाल के प्रसिद्ध प्रेम सागर में कौन सा कथन है? अब लल्लूलाल की भाषा कैसी थी? ठीक है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लल्लूलाल की भाषा किस प्रकार की थी। देखिए लल्लूलाल की भाषा क्या थी? हुसैनी थी। उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बाली दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं, और इन्होंने ब्रज भाषा व्याकरण का भी प्रयोग किया है। तो ब्रज भाषा ही इनके लिए काफी आसान थी जिसमें ये रचनाएं करते थे। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य के लिए किसको माना है? राम प्रसाद निरंजनी। अंग्रेजों ने अपनी भाषा नीति में परिवर्तन कर यह घोषणा कब की थी कि भारतीय जनता अपने प्रार्थना पत्र हिंदी बोलियों नागरी फारसी लिपि में प्रस्तुत कर सकती है? देखिए यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
थोड़ा बैठ जाते हैं। तो बात कर रहे हैं अंग्रेजों ने अपनी भाषा नीति में परिवर्तन कर यह घोषणा कब की थी कि भारतीय जनता अपने प्रार्थना पत्र हिंदी बोली या नागरी फारसी लिपि में प्रस्तुत कर सकती है। देखिए इसके लिए भी क्या चला, आंदोलन चला, और 1857 की क्रांति से पहले ही यह घटना घटित हुई थी। तो 1857 की क्रांति से पहले कब हुई थी? 1836 में। 1836 में अंग्रेजों ने ये हमको छूट दे दी कि हम अपनी बात को नागरी या फारसी लिपि में प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, वह कौन सा राजनीतिज्ञ था जिसने हिंदी को गंवारू बोली बताकर उर्दू की हिमायत की थी? ध्यान रखिएगा कि यहां पर पूछा गया है राजनीतिज्ञ कौन सा था। अगर यहां पर पूछा जाता कि इतिहासकार कौन सा था, तो इतिहासकार थे गारसा दतासी, जिन्होंने हिंदी का पहला इतिहास इस्तवार दलाल हिंदुस्तानी फ्रांच भाषा में लिखा था। तो यहां पर सर जो 29 का सही जवाब होगा सर सैयद अहमद खां। ये क्या कहते थे कि हिंदी भाषा को गंवारी बोली बताकर उर्दू की हिमायत करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए। अंग्रेजों ने हिंदी की शिक्षा और प्रचार को सदैव हतोत्साहित करने का ही प्रयत्न किया था। इसके पीछे अंग्रेजों की यह कूटनीति थी। क्या कूटनीति थी इसके पीछे? वह नहीं चाहता था कि हिंदी शिक्षा का प्रचार भारतीयों की मातृभाषा के द्वारा हो। हिंदी शिक्षा का प्रचार होने से हिंदुओं का अपने इतिहास, धर्म, संस्कृति के प्रति अनुराग बढ़ जाता, जो अंग्रेजों के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होता। वह हिंदी विरोध का सारा दोष मुसलमानों पर आरोपित करना चाहता था। उपयुक्त तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। कूटनीति का कारण क्या था? देखिए यहां पर जो राइट आंसर होगा वो साथियों होगा आपका, वह नहीं चाहता था कि हिंदी शिक्षा का प्रसार भारतीयों की मातृभाषा में हो। नहीं, मातृभाषा वाला तो चाहता था, ये तो सही है। कूटनीति क्या थी ये बताना है। कूटनीति ये थी कि बी वाला, हिंदी शिक्षा का प्रचार होने से हिंदुओं का अपने इतिहास, धर्म, संस्कृत के प्रति अनुराग बढ़ जाता और जो अंग्रेजों के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होता। देखो अंग्रेज क्या थे, बहुत स्वीट पॉइजन थे। अभी आपने देखा कि यीशु का जन्मदिन मनाया गया, इतने सारे वीडियो वायरल हुए, तो उन्होंने क्या किया कि अपने को बड़ा पोलाइज किया कि बहुत नॉर्मल हैं, बहुत ज्यादा हम लोचशील हैं, हमारा धर्म बहुत ऐसा वैसा है। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे हमारे यहाँ की व्यवस्था क्या है कि हमारे पंडित जी अगर ना बताएं कि भगवान की पूजा कैसे करनी तो हम नहीं जानते। लेकिन इस्लाम में सबको मालूम है, छोटे से बड़े बच्चे को। ईसाइयों में भी सबको मालूम है। इस्लाम में पूजा घर में करवाई जाती जबरदस्ती, ईसाइयों में भी ईश्वर के पास जाना है। हिंदुओं में अगर बच्चा ठीक है कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो उस पर कोई दबाव नहीं दिया जाता, ठीक है कोई बात नहीं बेटा। भगवान को गाली भी दे रहा है छोटा बच्चा, भगवान को टॉयलेट भी जाके कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है सब माफ है। लेकिन ऐसा वहां पर नहीं होता है। वहां पर बलपूर्वक या कैसे भी उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि भाई आप पढ़ो लिखो और ईश्वर की पूजा करो। तो यहां पर क्या था, उनको सबसे बड़ा डर था कि अगर ये अपने लोग अपने कल्चर के प्रति अवेयर हो गए, अपने देवी देवताओं के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति अवेयर हो गए, तब क्या होगा, तब हमारे लिए थोड़ी सी समस्या बढ़ जाएगी। और जब ये अपने विषय में ही नहीं जानेंगे तो हमसे लड़ेंगे कैसे? तो बी ऑप्शन सही है। प्रजा हितैषी समाचार पत्र किसने निकाला था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रजा हितैषी बताइए। देखिए जो प्रजा हितैषी था, इसे 1855 में आगरा में इस पत्र का संपादन शुरू किया गया था और राजा लक्ष्मण सिंह। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक तो इसमें राजा नाम आ जाएगा तो प्रजा के हितैषी होते, ठीक है। तो राजा लक्ष्मण सिंह राइट आंसर। अगला सवाल, वे कवि जिन्होंने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों की तरफ अवश्य रहा है। लक्षण ग्रंथों की तरफ जिनका झुकाव जो है वो अवश्य रहा है, ये बताना है आपको। यानी जो बिहारी हैं, बिहारी देखिए तो उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। लक्षण ग्रंथ का मतलब है कि जिन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के जैसे हिंदी में कोई काव्य शास्त्रीय रचना नहीं लिखी, यानी किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया।
और ना ही उस सिद्धांत के उदाहरण लिखे। तो जिन लोगों ने सिद्धांत भी लिखा और सिद्धांत का उदाहरण भी लिखा वो आचार्य कहलाए, और जो उन्होंने सिद्धांत के सिद्ध के लिए जो ग्रंथ लिखे उदाहरण के लिए वो लक्षण ग्रंथ कहलाए। तो बिहारी ऐसे कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ भी नहीं लिखा और ना ही कोई आचार्य वाला कोई सिद्धांत का ग्रंथ लिखा, लेकिन इन्होंने जो भी कविताएं लिखी वह कविताएं सब की सब काव्यशास्त्र से प्रभावित थी। तो हम यहां पर सभी रीति सिद्ध कवियों को हम इसमें रख सकते हैं। रीतिमुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रीतिमुक्त कवि, देखिए रीतिमुक्त कवि जो थे ये कवि प्रेम की पीर के गहरे अनुभवी थे, ठीक है। इनकी प्रेमिकाएं ही इनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही। बात तो सही है, लेकिन सभी कवियों के साथ ये बात लागू नहीं होती है। सभी कवि जो जिसमें गणानंद, बोधा, आलम ठाकुर थे, सबकी प्रेमिकाओं ने धोखा थोड़ी दिया था। कुछ प्रेमिकाओं के साथ विवाह भी हुआ, ठीक है। तो कुछ प्रेमिकाएं हैं जिसको हम रख सकते हैं, मान सकते हैं कि ठीक है, जिनकी वजह से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आया जीवन में, लेकिन सबकी प्रेमिकाएं ऐसी नहीं थी, ठीक है। हम सबकी प्रेमिकाओं पे उंगली नहीं उठा सकते। तो इनकी प्रेमिकाएं इनके काव्य की मूल प्रेरणा शक्ति रही थी, ये कथन जो है इसका असत्य है। इनका प्रेम एक पक्षीय था। स्वाभाविक है कि भैया ये सब किस तरह का प्रेम करते थे, एक पक्षी प्रेम करते थे ना। अब इनके प्रेम कथाएं तो आपको मालूम ही होंगी, मालूम है कि नहीं मालूम है? देखिए, अपनी प्रेम कथा भले किसी को मत बताइए, दूसरे की प्रेम कथा आप जरूर पता रखिए, ठीक है। तो घनानंद की जो प्रेमिका थी उसका नाम क्या था? सुजान था, सुजान। अब देखिए, अंग्रेज को अगर कहे उसे कहिए कि भैया तुम सुजान बोलो तो क्या कहेगा? सुजैन, सुजैन। तो इसकी प्रेमिका का नाम क्या था? घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। घनानंद दरबार में सुजान का नाम एक नर्तकी से अटूट प्रेम करते थे। घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। घनानंद को रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा का श्रेष्ठ कवि माना गया है। घनानंद की रचनाओं में वियोग व्यथा के सैकड़ों आदर्श मार्मिक चित्र मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? इनकी प्रेमिकाएं इनके काव्य की मूल प्रेरणा शक्ति थी, ऐसा नहीं है। इनके कवियों ने अपने प्रिय से प्रेम के प्रतिपादन की अपेक्षा रहती थी। एकदम सही बात है, मतलब एक तरफा प्रेम था। मतलब वही है कि हाँ वो हमको देखती है, इसका मतलब प्रेम करती है। एक हमारे मित्र हैं, तो उनके साथ भी ऐसा हुआ। कहे एक लड़की है यार, वो मतलब पीजी में थे हम लोग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी डिपार्टमेंट में हिंदी से पढ़ रहे थे। कहा यार एक लड़की है यार, हमको देखती है। मैंने कहा अच्छा, तो ठीक है भाई, देखती है तो बात आगे बढ़ाइए। बाद में मालूम चला कि उसकी थोड़ी आंख ही तिरछी थी, और ऐसे ऐसे ही बैठते थे तो ऐसे वो हमेशा किए रहती थी आंख। इनको लगा कि हम ही देखती है। ये 4-5 दिन बाद जब ये मामला पता लगा कि यार उसकी आंख ही थोड़ी सी तिरछी थी, आंख में कुछ समस्या थी, तो बाद में लगा कि यार तो गड़बड़ हो गया। धीरे धीरे जब 4-5 दिन की क्लास बीती तो ऐसे ही था यहां पर कि इनको क्या होता था, अपेक्षा रहती थी कि वो भी हमसे प्यार करती होगी, वो भी हमसे प्यार करती होगी। तो इसी चक्कर में बेचारे सब ये नपे हैं जो रीति मुक्त कवि थे। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पर धावनो है। यह पंक्ति रीतिमुक्त किस कवि की है? बताइए। तो यह पंक्ति किसकी है? बोधा की है। किसकी पंक्ति है? बोधा की। देखिए, बोधा बहुत ही बढ़िया कवि रहे हैं। बोधा ने जितनी भी प्रेम की कविताएं लिखी हैं उनमें से कई कविताएं पूछी जाती। जैसे एक कविता मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। घर में नर में सर में तरु में गजराज में बाज में जानी परे, सुख सारो मयूर कपोतन में मृग के हरि और जो चित्त अरे, कभी बोधा बजाई के प्रीति करे यह आत्म ज्ञान ही में धरे, हम राम दोहाई न झूठी कहे यह प्रीति सुमीति तरह पे तरह। अब इस प्रकार की जो रचनाएं हैं प्रेम परक, वो देखने के लिए बहुत मिलती हैं। अच्छा, वो लड़की गीता थी।
मुझे तो नाम भी नहीं याद है भाई। बस मैं मेरे बैच में जितनी लड़कियां थी, हाँ लगभग सबका विवाह हो गया और ज्यादातर लोगों के बच्चे भी हैं। पुरुषों में भी लगभग लोगों का विवाह हो गया है। लगभग क्या, हम ही बचे होंगे। हाँ, सुभान प्रेम क्या थी। तो रीतमुक्त कवियों के प्रेम वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? रीतमुक्त कवि जो हैं उनके यहां जो प्रेम वर्णन मिलता है उसकी सबसे बड़ी उसकी विशेषता क्या मिलती है? इन्होंने क्या किया है, संयोग के समय भी वियोग की आशंका की है। देखिए, जब आपका एक तरफा प्रेम रहेगा तो हमेशा डर लगा रहेगा। हमेशा क्या होगा, डर लगा रहेगा। अरे भाई, मेरा अभी एक भी विवाह नहीं हुआ, आप लोग पूछ रहे हैं सर आपका। तो रीतिमुक्त कवियों के प्रेम वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? संयोग के समय में भी वियोग की आशंका रहती थी। अब मान लीजिए किसी लड़की को आप देख रहे हैं, तो एक डर तो रहेगा ही कि आप मानते हैं उसे प्रेम करती, लेकिन यह भी डर रहेगा कि आके पता लगा एक थप्पड़ न मार दे कि बेहूदे इतना देर से देख रहे हो ना, क्योंकि उधर से तो कुछ है नहीं, सारा कुछ इधर से ही है। इसलिए इनको एक डर भी रहता था कि संयोग की अवस्था में भी वियोग हो सकता है। तो संयोग के समय में भी वियोग की आशंका बनी रहती थी। रीतमुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में सबसे बड़ी विशेषता क्या देखने के लिए मिलती है, यही है। एकनिष्ठ प्रेम तो रहा नहीं, ऊहात्मक तथा रहस्यात्मक भावना से मुक्त ये भी नहीं था। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, संयोग के समय भी वियोग की आशंका बनी रहती थी। ठीक है, राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, विश्व के भाषा परिवारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार है? ठीक है, विश्व के भाषा परिवारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार कौन सा है? देखिए, भाषा का जो अध्ययन किया जाता है वो दो आधारों पर किया जाता है। क्या बताया था कि भाई जो भाषा परिवार के हम एक तो परिवार के आधार पर और एक आकृति के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है। आकृति मूलक दृष्टिकोण से हिंदी किस तरह की भाषा है? वियोगात्मक भाषा है, श्लिष्ट भाषा है। और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह भारूपीय परिवार की भाषा है। विश्व के भाषा परिवारों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा परिवार है, यानी ज्यादातर भाग उसी में मिलता है, वह भारूपीय भाषा परिवार ही है। इसी में जो चीनी परिवार है, इसे एकाक्षरी भाषा परिवार भी कहा जाता है। एकाक्षरी भाषा परिवार यानी यह सैंबोलिक लैंग्वेज होती है। सैंबोलिक लैंग्वेज का मतलब प्रतीकात्मक भाषा होती है। इसमें एक अक्षर में ही भाषा हो जाती है। जैसे आपने कोई इसे सिंबल बना दिया तो यह क्या हो गया, एक भाषा हो गई। लेकिन तो यहां पर क्या है कि यहां पर चीनी भाषा एकाक्षरी भाषा परिवार की है। ठीक है, हमारी प्रेमिका का नाम क्या है? हमारी तो कई प्रेमिकाएं थी, कई लड़कियां हमको पसंद थी, लेकिन हम भी कभी डर के मारे किसी से कह ही नहीं पाए। अपने गुरूर में ही थे कि हम तो पढ़ने में बहुत तेज हैं। कभी कभी वो नोट्स वोट्स मांगने के बहाने आ जाती थी तो बड़ा गर्व महसूस होता था, लेकिन कभी झुक ही नहीं पाए, कह ही नहीं पाए कि हाँ तुम मुझे अच्छी लगती हो। बाद में फिर अब बहुत देर हो चुकी थी, अब तो सबके बच्चे हैं, कई बच्चे हैं कुछ लोगों के, तो अब मामा कहलाने का सुख मिलता है। यही कहानी थी। क्या किया जाए, जीवन में सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। अब ये होता है कि हाँ यार, अगर विश्वविद्यालय के दिनों में फिर से चले जाएं तो एक दो ठो प्रेम कर लें, लेकिन अब कहाँ लौट सकते हैं। तो जीवन का हर जो क्षण होता है बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उस हर एक क्षण का आनंद लेना चाहिए। लेकिन जब आप आगे निकल जाते हैं तब आपको ये भी चीज मालूम चलती है। तो विश्व के भाषा परिवारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार कौन सा है? वो आपका भारोपीय भाषा परिवार है। अगला सवाल, भारोपीय भाषा परिवार का एक अन्य नाम किसके द्वारा दिया गया? अरे, हृदय की पुकार छोड़ सुन लेगी, अपने बच्चे उच्चे लेके मेरे पास चली आएगी। भाई काहे लिए आप लोग उसका भी परिवार करेंगे और हमारे भी बिन ब्याहे दो तीन बच्चे लेके साथ में आ जाएंगे। जो हुआ सो हुआ। चलिए फटाफट बताइए,
भारोपीय भाषा परिवार का एक नाम बिरोस किसके द्वारा दिया गया है? देखिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। चलिए फटाफट जवाब देते रहिए। भारोपीय भाषा परिवार देखिए, भारोपीय भाषा परिवार के नामों की बात करें तो इसे हिंद यूरोपीय भाषा, इंडो जार्मनिक, इंडो केल्टिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल। जिस भाषा का निर्माण जानबूझकर किसी उद्देश्य विशेष के लिए किसी काल विशेष में किया जाता है, वह भाषा क्या कहलाती है? जिस भाषा का निर्माण जानबूझकर किसी उद्देश्य विशेष के लिए किसी काल विशेष में किया जाता है, वह भाषा क्या कहलाती है? कृत्रिम भाषा, टकसाली भाषा, गुप्त भाषा या फिर जातीय भाषा? देखिए यहां पर जिस किसी भाषा का निर्माण जानबूझकर किया जाता है, उद्देश्य विशेष के लिए, किसी काल विशेष के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम भाषा कहते हैं। कृत्रिम भाषा। देखिए, कृत्रिम भाषा क्या होती है कि वो उसी उद्देश्य के लिए की जाती है। जैसे आप खास करके जो लड़के हैं, लड़कियां भी हैं, वो एक उम्र के पड़ाव पे जब रहती हैं या रहते हैं, वो क्या करते हैं? कुछ अपने तरह के कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ शब्दों बनाते हैं। यानी कुछ मान लीजिए लड़की छेड़ने के लिए कोई शब्द उन्होंने अलग से बनाया, या लड़का छेड़ने के लिए उन्होंने कुछ अलग से शब्द बनाया, तो उन्होंने अलग शब्द बना लिया। आर्मी में क्या करते हैं? दुश्मन से लड़ते रहते हैं तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि दुश्मन न समझ में आए, केवल हम ही समझ लें। तो इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वो कृत्रिम भाषा होती है। वो कुछ समय के लिए ही बनाई जाती है और उसका उद्देश्य पूर्ति होने के बाद फिर बाद में उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। बुंदेली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह ब्रज भाषा से मिलती जुलती है, इसकी एक उपबोली वनफरी में ही प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हाखंड की रचना हुई, इसकी लिपि देवनागरी नहीं है, बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है बुंदेली के विषय में। देखिए, बुंदेली का जो साहित्य है वो अजर अमर है। ठीक है, बुंदेली का जो, देखिए कोई भी भाषा कितनी महान होगी, इसके लिए उस भाषा का जो साहित्य है और उस भाषा की जो शब्दावलियां वो महत्वपूर्ण है। बुंदेली भाषा की बात करें तो बुंदेलखंडी, पावरी, कहते हैं पवारा मत गाइए, पवारी, बनाफरी, लोधंती और निभट्टा। लोधंती और निभट्टा, ये जो कुछ रचनाएं हैं, मतलब ये कुछ जो बोलियां हैं, ये हमारी बुंदेली से ही संबंधित हैं। और यहां पर इसकी लिपि देवनागरी नहीं है, तो ये कथन आपका असत्य है, बाकी सब सत्य है। ठीक है, अगला सवाल। किस बोली का प्राचीन रूप डिंगल कहलाता है? किस बोली का प्राचीन रूप जो है वो डिंगल कहलाता है? देखिए, राजस्थानी में 4 बोलियां हैं। मामा मेवा लेकर जयपुर गए। मारवाड़ी जो है वो पश्चिमी हिंदी, राजस्थान की जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां बोली जाती है। गुरु से शुरू है मेरी लिखावट, उनके लिए क्या शुरू है मेरी बनावट, सर आपके लिए आईसी महाबाभन जजमानी। धन्यवाद आपका। चलिए, तो यहां पर मारवाड़ी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ये बोली जाती है और इसे डिंगल कहा जाता है, और ये मुख्य रूप से वीर रस के लिए प्रयोग की जाती थी। आदिकाल में इसका प्रचुरता से प्रयोग किया जाता था। राइट आंसर। बुंदेले हर बोलों के मुस्म ने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो
झांसी वाली रानी थी। ये पंक्ति आप जानते हैं कि किसकी है? किसकी पंक्ति है? खड़ी बोली में, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत समस्या मुझे लगती है मर्दानी शब्द से। मतलब जो वीरता वाला है, जैसे कोई महिला अगर बड़ा काम करती है उसको भी क्या कहते हैं? अरे बहुत ज्यादा मर्द मत बनो, बहुत ज्यादा मर्दानगी मत दिखाओ। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रियों के लिए बने ही नहीं, जैसे मर्द, मर्दानगी। क्योंकि मर्दानगी का तात्पर्य क्या होता है? बलिष्ठता। तो जो धारणाएं बनाई गई स्त्री पुरुषों के लिए, वो अलग अलग धारणाएं बनाई गई। जैसे किसी पुरुष को आप सुंदर नहीं कह सकते, ठीक है। अब मान लीजिए अंग्रेजी में अगर आप इसको समझिए, हाँ ये सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना है, कोई पुरुष है तो उसको आप ये कह सकते हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल। किसी लड़के को आप ये नहीं कह सकते कि यू आर सो ब्यूटीफुल। हाँ, लड़की को कह सकते हैं कि यू आर सो ब्यूटीफुल। अब लड़के को आप ब्यूटीफुल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हैंडसम कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? आप सब बताइएगा सोचकर मुझे कमेंट में कि लड़के को हम हिंदी में क्या कहेंगे? सुंदर नहीं कह सकते। वैसे मर्दानी शब्द जो है, इसका पुरुषवाद पे आधार पर, स्त्री विमर्श के आधार पर स्त्रियों के लिए इस तरह से कोई शब्द नहीं बना, और यह शब्द लिखा गया कि अगर स्त्री भी कोई बड़ा काम करती है तो उसके लिए भी क्या आया? मर्दानी शब्द आ गया। तो यहां पर सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खड़ी बोली में। बिहारी भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है? देखिए, 3 बोलियां प्रमुख रूप से हैं। एक बोली है जिसके नाम पर प्राण बहुत प्रसिद्ध है, मगही। एक बोली है जिसकी मिठास बहुत प्रसिद्ध है, जिसके नाम पे कवि का नामकरण हुआ है, मैथिल कोकिल। और एक भाषा है जो विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोलियों में से हिंदी की बोली है, यानी कि भोजपुरी। तो मैथिली, मगही और भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी जो है वो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। मैया के शाखा की आधुनिक बोली है मैया, बताइए। देखिए, कुछ नए प्रश्न भी आप सबको मिलते हैं तो अच्छा लगता है। 43 यहां पर आया है दर्द, ठीक है। दर्द शब्द आया है। चलिए, देखिए दर्द क्या है कि ये कुल मिलाकर हमारे हिंदी तर बोलियों के अंतर्गत आती है, और भोलानाथ तिवारी इत्यादि ने इसको उसमें रखा है। खास करके जो पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहां का ये क्षेत्र है दर्द। चलिए अगला, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नामिसाधु द्वारा किया गया नहीं है? नामिसाधु द्वारा, देखिए यहां पर क्या है कि ब्राचड है। ब्राचड, ब्राचड क्या है? ग्राम्य, उपनागर और आभीर, ये सारे भेद नामिसाधु के द्वारा किए गए हैं, जबकि ब्राचड जो है इनके द्वारा किया गया भेद नहीं है। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ब्राचड अपभ्रंश जो है, सिंधी भाषा का इतिहास इससे मिलता है। सिंध प्रदेश की आधुनिक भाषा है ये, ठीक है। तो ये सिंध या सिंधी प्रदेश से संबंधित है ब्राचड। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है, तो आप सब जानते हैं किससे? सौरसेनी अपभ्रंश। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? खड़ी बोली का
सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अमीर खुसरो आदिकाल में। खड़ी बोली को के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यहां पर स्वामी प्राणनाथ ने। ठीक है, खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? यानी खड़ी बोली और हिंदुस्तानी अलग अलग माना जाता था, उसको एक रूप में किसने देखा? स्वामी प्राणनाथ ने। सन 1948-49 में भारत की 14 भाषाओं में से एक भाषा को ही स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, वह भाषा कौन सी है? ठीक है, 48-49 में भारत की 14 भाषाओं में से स्वतंत्र भाषा के रूप में, यानी बांगरू, अवधी, बुंदेली, ये सब क्या थी? हिंदी के ही अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं थी। लेकिन इसमें जो हिंदुस्तानी थी ये स्वतंत्र थी, क्योंकि इसमें अरबी, फारसी और हिंदी इन सब का मिला हुआ रूप था। तो हिंदुस्तानी भाषा अलग थी और ये सब हिंदी का ही एक उपभाग थी। हिंदी के उद्भव और विकास की पूर्ववर्ती सही श्रृंखला है। बढ़िया प्रश्न है ये। देखिए, पाली प्राकृत हिंदी के उद्भव और विकास की सबसे पहले क्या थी? तो वैदिक भाषा सबसे पहले थी, फिर उसका विभाजन संस्कृत में हुआ, फिर हुआ प्राकृत में, और फिर किससे आती है? अपभ्रंश आती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी। अगला, अंधायुग काव्य नाटक का पात्र युत्सु वर्तमान में किसका संदर्भ है या किसका प्रतीक है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है? युयुत्सु ये बुद्धिजीवी नीतिज्ञ का यहां पर प्रतिपादन करने वाला पात्र है। युत्सु। अंधायुग जो नाटक है इसके पात्र भी पूछे जाते हैं। अंधायुग में कृष्ण, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, वर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, संजय, भिखारी, गूंगा, व्यास, विद्याचक, प्रहरी, युत्सु, बलराम और युधिष्ठिर, ये इसके पात्र हैं। अंधायुग जो नाटक है का जो कितना भाग है, अंकों की बात करें तो इसमें अंकों का क्रम भी पूछा जाता है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अंतराल, गांधारी का साप, गांधारी का साप, और इसके बाद अंतिम खंड जो है विजय क्रमिक आत्महत्या, विजय एक क्रमिक आत्महत्या, प्रभु की मृत्यु, और यहीं पर होता है इसका समापन। देखिए, यहां पर जो अश्वत्थामा का अर्धसत्य है, अश्वत्थामा कौन था? किसका पुत्र था? बताइए फटाफट। अश्वत्थामा जरूरी आपको मालूम होना चाहिए। अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने झूठ बोला। द्रोणाचार्य का पुत्र था। अब लेकिन उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हतो हतः, और इतना ही कहने के बाद शंख बजवा दी गई। शंख जब बजकर शांत हुई, उसके बाद क्या कहते हैं कि जो मारा गया वो अश्वत्थामा नाम का हाथी था। उन्होंने पूरी बात सुनी ही नहीं। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पूरी बात सुननी भी चाहिए। और लेकिन युधिष्ठिर ने क्या किया था? सोचे थे कि युधिष्ठिर भाई बहुत बड़े, भाई झूठ तो बोलेंगे नहीं, धर्मात्मा है,
और उनकी बात में वो फंस गए द्रोणाचार्य जी। तो द्रोणाचार्य का वो पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा हतः कह रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने इतनी जोर से शंख बजाया कि शंख की तेज ध्वनि में सारी बातें खो गईं। गुरु द्रोणाचार्य दुखी होकर अपने अस्त्र त्याग दिए और निहत्थे धरती पर बैठ गए। इसके बाद द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो यह उसकी कथा थी। माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु वह भी मुझे माता ही कहता है, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, जिससे संबंधित यह बात है। यह भी है किसका? गांधारी का, यानी कि यह भी अंधायुग से ली गई है, 1955। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है, किसका कथन है? पहली बार आशंका व्यापी है। धृतराष्ट्र, भय है तो ज्ञान है अधूरा भी, प्रभु ने कहा था वह ज्ञान जो समर्पित नहीं अधूरा है, यह किसका कथन है? विदुर का कथन है। विदुर की नीति बहुत प्रसिद्ध है, विदुर नीति। भामा ने अपने ग्रंथ में अलंकारों की कितनी संख्या निर्धारित की? कई बार पूछा गया प्रश्न है। 38 अलंकारों की संख्या उन्होंने अपने ग्रंथ में निर्धारित की। ठीक है। आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में कौन से अलंकार का उल्लेख नहीं किया है? तो उन्होंने 4 अलंकार का उल्लेख किया। उर्दीय, उपमा, रूपक, यमक और दीपक, ये 4 अलंकार, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने श्लेष का वर्णन नहीं किया। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है? ये इतना अच्छा प्रश्न है कि हर बार आता है, लोग गलत कर देते हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत आता है आक्षेप, सार, विनोक्ति और चित्र। इसमें जो चित्र अलंकार है यह शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, बाकी सब अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दरअसल चित्र अलंकार जो होता है यह दोहा या द्विपदिक होता है। अर्धसम मात्रिक मुक्तक छंद का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसमें 13 और 11 पर यति होती है। पदांत में लघु और गुरु होता है। पदादि में एक शब्द जगड़ निषेध का विधान होता है। ठीक है। तो यह होता है आपका चित्र अलंकार। किसने रीति को काव्यात्मा माना है? रीति को काव्य की आत्मा, रीति काव्यात्मा किसने कहा है, ऐसा भी समझ सकते। तो रीति को काव्यात्मा किसने माना? वामन, जिसने रीति संप्रदाय का स्थापन किया था। काव्यशास्त्र मुख्यतः कितने प्रकार की रीतियां प्रचलित थीं? तो काव्यशास्त्र में 3 प्रकार की रीतियां प्रचलित थीं। कौन कौन सी? तो काव्य में 3 प्रकार की रीतियां प्रचलित थीं। शैली या कहने का जो ढंग होता है उसे ही क्या कहा गया? काव्य रीति कहा गया। काव्य रीति की भेद की बात करें तो 3 भेद मुख्यतः चल रहे थे। कौन कौन से? एक तो था वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली ये 3 ही रीतियां थीं। वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीतियां क्या थी? यानी जिस क्षेत्र में जिस शैली का प्रयोग किया जाता है उसी शैली के आधार पर रीतियों का वर्गीकरण होता है। तो विदर्भ देश में, गौड़ी प्रदेश में, पांचाल देश में जो शैली प्रयोग की जाती थी साहित्य के लिए, काव्य के लिए, उसे ही उस रीति के नाम से अभिहित कर दिया गया। रुद्रट ने कौन सी नई रीति मानी है? रुद्रट ने लाटी। देखिए रुद्रट, रुद्रट का मतलब होता है, रुद्र का मतलब होता है शिव। शिव को क्या चढ़ाया जाता है? शिव को लाट चढ़ाया जाता है। लाट, लाटी यानी गुड़ की लाटी। ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, शिव को गुड़ की लाटी चढ़ाई जाती है। वक्रोक्ति जीवितकार कहलाते हैं,
यानी वक्रोक्त जीवितम लिखने वाले रचनाकार कौन होते हैं? तो ये वक्रोक्ति जीवितम लिखने वाले, वक्रोक्ति की स्थापना करने वाले हैं आपके कुंतक। वक्रोक्ति का भेद भी पूछा जाता है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता, रूढ़ि वक्रता, पर्याय वक्रता और उपचार वक्रता और विशेषण वक्रता। इस प्रकार से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। दरअसल वक्रोक्ति है क्या? तो एक काव्य अलंकार है। निम्नलिखित में से सही अलंकार के उदाहरण चयन करिए। बिनु पद चले सुने बिनु काना, अब नभ उगलने लगा आग का एक गोला, रही मन फाटे दूध को माथे न माखन होई, सखी हसत भी रोती है। अब यहां आपको बताना है कि अलंकार के उदाहरण का चयन करिए, सही अलंकार के उदाहरण का चयन करना है। तो यहां पर जहां बिना कारण के भी कार्य हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। अब नभ उगलने लगा आग का गोला, ठीक है। रूपक जहां होता है जहां पर उपमेय का उपमान पर अभेद रहित आरोप होता है। रहीमन पाटे दूध को माथे न माखन होए, जहां उदाहरण दिया जाता है वहां पर क्या होता है? उदाहरण अलंकार होता है, ठीक है। असंगति कहां होती? जहां विरोध होता है, ठीक है। जैसे वो क्या कहते हैं कि उज्जवल हो, अब वो मुझे क्या याद आ रहा है, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर है वो पंक्ति, मुझे याद नहीं आ रही है। उतर नहाए जमुंजल, ये भी एक उदाहरण है। तो कई ऐसे उदाहरण हैं जो असंगत उदाहरण के मिलते हैं। अब उदाहरण मुझे नहीं याद आ रहा है। अच्छा, जैसे एक है, हृदय घाव मेरे और पीर रघुवीरे, मेरे हृदय पर लगता है और रघुवीर को पीड़ा होती है और हृदय पे मेरे आघात लगता है, इस तरह से। तो कौन सा अलंकार गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था जो उन्हीं के नाम पर उस अलंकार का नाम पड़ा? ये आपका सवाल है। लाटानुप्रास, ध्यान रखिएगा, लाट प्रदेश के अनुसार, हाँ, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल हो। धन्यवाद आपका। तो यहां पर क्या है कि लाटानुप्रास लाट प्रदेश के आधार पर किया गया, जहां पर पूरा वाक्य ही या शब्दों का ढेर या शब्दों की लाट ही जिनकी आवृत्ति हो जाए वह अनुप्रास अलंकार का एक भेद हो जाता है, लाटानुप्रास। पल्लव के नुकीले और जहरीले कांटे इनके दिल में न चुभाइए, वीणा में मोहिनी के स्वर छोड़िए, मारू राग न बजाइए। सुमित्रा नंदन पंत का उपयुक्त भंग किस आलोचक का है? पदम सिंह शर्मा। चश्मे के तले की दृष्टि बहरी होती है, इसे से सच्ची चोट बांटता हूं, झूठी मुस्कान नहीं बेचता, उपयुक्त किस कवि द्वारा रचित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा? अब इन सब में अगर देखेंगे तो कामायनी है, प्रसिद्ध है। और पहला ग्रंथ अगर पूछता तो प्रिय प्रवास था 1914 में। इनमें से किस नाटक की स्त्री पात्र जो 5 पतियों की एक ही पति के 5 रूपों के साथ जीवन निर्वाह करती है? द्रौपदी। दुखों के दागों के तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति किस कविता से ली गई है? अंधेरे में। दुखों के दागों के तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात, मुक्तिबोध की है। नारी तुल के श्रद्धा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में, कामायनी महाकाव्य के किस सर्ग से ली गई है? ऐसा प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो कामायनी के सर्ग भी आपसे पूछे जाएंगे कि कामायनी में सर्ग कौन कौन से हैं।
देखिएगा, अब इसमें अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो नारी की बात की गई है, यानी कि नारी क्या करती है, लज्जा करती है। नारी क्या करती है, लज्जा की करती है, इसलिए लज्जा हो जाएगा। चिंता शुरुआत होती, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना, लज्जा कर्म ईर्षा ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य और आनंद। तो ये इसके आपके कुल भाग हो जाते हैं। आचार्य शुक्ल के निबंध 1930 में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुए थे, वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? 69 चिंतामणि भाग 1 एवं 2 के नाम से, विचार वीथी के नाम से। हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार है? यह सवाल का जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। आप सब स्वाभाविक रूप से जवाब नहीं देते हैं, वो तो मैं जानता हूं कि आप सबसे आलसी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब हमको देंगे। निश्चित तौर पर आलसियों से अपेक्षा है कि एक सवाल का जवाब आप मुझे देंगे। हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार कौन है, यह जवाब आपको देना है। अगर आप हिंदी में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआरसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। असिस्टेंट प्रोफेसर का रिवीजन बैच चल रहा है। टीजीटी पीजीटी का 120 दिन का बैच चला, 2025 के अपकमिंग वैकेंसियों के लिए भी बैच चल रहा है। जीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के नए बैचेस भी चल रहे हैं। तो आइए व्हाट्सएप करिए और जुड़िए। आज का जो हिंदी वाला एपिसोड है यहीं पर समाप्त होता है। अब एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, डीट प्लस बी, बीपीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं देते हैं या देंगे, उनको 30 प्रश्न जीएस के करवाए जाएंगे। तो आप सब आगे अगर चाहें तो जीएस वाले पोर्शन में आप सब रह सकते हैं। जो केवल यूपी टीजीटी पीएचडी देते हैं उनके लिए क्लास यहीं तक थी। धन्यवाद। तो साथियों, आज के प्रश्न कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। निश्चित तौर पर मानता हूं कि आपको अच्छे प्रश्न मिले होंगे। दरअसल आज इसमें जो जीएस वाला पोर्शन है वो मैं देख रहा हूं कि इसमें टाइप नहीं किया गया है, तो ये क्लास आज यहीं पर बंद करता हूं। कल आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।